हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे लोड बैलेंसर के बारे में और प्रॉक्सी के बारे में। तो ये सिस्टम डिज़ाइन के टॉपिक्स हैं दोनों। तो सबसे पहले हम लोड बैलेंसर के बारे में देखेंगे। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट है ये लोड बैलेंसर की डेफिनेशन, क्यों चाहिए लोड बैलेंसर, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर, रिवर्स और फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होती है, प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर में फ़र्क क्या है, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स इनके, ठीक है, लोड बैलेंसर और प्रॉक्सी के, जो आप रियल लाइफ में आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लोड बैलेंसर को समझने के लिए आपको डायग्राम दिख रही है कि यहाँ पे लेट अस सपोज गूगल का वेब सर्वर है और ये आप अपना लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप www.google.com करते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है इनके वेब सर्वर पे गूगल के, और आपको www.google.com वाला पेज लोड हो जाता है यहाँ पे। सिंपल है। अब लेट अस सपोज कि, और ये वेब सर्वर मतलब कि एक ऐसा मान लें एक मशीन चल रही है, सिंगल मशीन है, ये चल रही है, ठीक है। अब ऐसा मान लें कि बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, ठीक है, बहुत आप जैसे बहुत सारे लोग हैं www.google.com चलाते हैं, ठीक है। तो सारे इस मशीन पे रिक्वेस्ट मारेंगे और ये मशीन ही हर एक का रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। तो इस मशीन की भी कोई लिमिट होएगी ना, कि मशीन की सीपीयू यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स होंगे, या कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है वो, ठीक है। वो सारे एक लिमिट होती है हर एक मशीन की। तो जैसी वो लिमिट क्रॉस होगी, जैसी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इंक्रीज होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और मशीन्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है, और मशीन्स लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, वेब सर्वर 3। अब जब हमने और मशीन्स लगाई, वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, वेब सर्वर 3, अब कौन से रिक्वेस्ट कहाँ पे जानी चाहिए, ये डिसाइड करता है लोड बैलेंसर। ऐसा तो है नहीं कि हम सारी रिक्वेस्ट पहले वेब सर्वर पे भेज देंगे या सारी रिक्वेस्ट दूसरे पे। किस टाइप से हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये जो लोड बैलेंसर है ये इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजे, चाहे इस पे या इस पे। तो लोड बैलेंसर का काम ही ये होता है ये डिसाइड करना। और क्राइटेरिया हर लोड बैलेंसर का अलग अलग होता है, हर जो डेवलपर है, ठीक है, वो अपने हिसाब से इसका क्राइटेरिया सेट करता है कि ये क्राइटेरिया है। जैसे कि कुछ ये बोल सकते हैं कि जो मेरी रिक्वेस्ट है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए हर एक में। एक ये बोल सकते हैं कि पहली रिक्वेस्ट इधर जाएगी, दूसरी इधर, तीसरी इधर, चौथी इधर, पांचवी इधर, छठवीं इधर। एक ये बोल सकते हैं कि जो एक यूज़र है अगर उसकी रिक्वेस्ट ये वेब सर्वर हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो उसी यूज़र की जो रिक्वेस्ट है अकेला यही वेब सर्वर हैंडल करेगा, कि यूज़र स्पेसिफिक वेब सर्वर्स एलोकेट कर सकता है लोड बैलेंसर। कि यूज़र आईडी देखेगा, यूज़र आईडी के बेस पे वो, या कुकीज़ में देखेगा डेटा कि कौन सा सर्वर पड़ा है, उसके बेस पे उसको रिडायरेक्ट कर देगा उस रिक्वेस्ट को। तो ये होता है लोड बैलेंसर। आपको समझ आ गया हो लोड बैलेंसर क्या होता है, ठीक है। तो लोड बैलेंसर है डिस्ट्रीब्यूट्स इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। जो ट्रैफिक आ रहा है हमारा उसको मल्टीपल सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेज अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अगर एक ही सर्वर होता है क्या होता, कुछ रिक्वेस्ट ड्रॉप होती, हमारा सिस्टम हैंडल ना कर पाता, कुछ यूजर्स को बैड एक्सपीरियंस दिखता, कुछ कस्टमर्स की वेबसाइट www.google.com लोड ना होती। इससे क्या होगा लोड बैलेंसर से, कि जैसे उसको लगेगा, लोड बैलेंसर में कॉन्फ़िगरेशंस भी होती है कि तुम नया इंस्टेंस लॉन्च कर दो जैसे ही ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा हो, ठीक है, जैसे सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही हो, तो वो उससे अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होती है। और कोई भी एक सर्वर ओवरवेलम नहीं होता, एक सर्वर पे ज़्यादा बोझ नहीं आता कि यार इतना ट्रैफिक आ गया, ठीक है। तो लोड बैलेंसर का काम होता है बैलेंस करना, लोड को, जितना भी वो ट्रैफिक आ रहा है इक्वली बैलेंस करना है, जो भी स्ट्रेटेजी आपने रखनी है उस हिसाब से बैलेंस करना, ठीक है। लोड बैलेंसर समझ आ गया, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये वेब सर्वर है, ठीक है, वेब सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और लोड बैलेंसर इन दोनों में रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। कि इसको हम निकाल के इसकी मेंटेनेंस करनी होगी, मेंटेनेंस कर लेंगे, फिर बाद में इसको रिक्वेस्ट इस पर डाल देंगे। तो हम अगर सपोज रिक्वेस्ट कम हो गई हैं, ठीक है, और इतने वेब सर्वर्स चल रहे हैं, तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी क्योंकि इतने वेब सर्वर्स चाहिए ही नहीं है, हमें चाहिए दो थे, इसलिए हमने इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। कि अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लोड बैलेंसर उसका भी ख्याल रखता है, ठीक है। कॉस्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, कॉस्ट मैनेजमेंट हो जाती है इससे, आपके सर्वर्स उतने ही चाहिए होंगे, मतलब उतने ही लॉन्च होंगे जितने चाहिए होंगे आपको, ठीक है। बेनिफिट क्या है, प्रिवेंट्स ओवर यूज और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। कि एक ऐसा नहीं है कि इसमें जैसे एक वेब सर्वर है,
ठीक है, वेब सर्वर अगर एक ख़राब भी हो गया उसको बाहर निकाल दो, बाकी तो वेब सर्वर संभाल लेंगे, लोड बैलेंसर है अपने आप संभालने के लिए। अवेलेबिलिटी रिलायबिलिटी बता दिया। डोंट अलाउ रिक्वेस्ट टू गो टू बैड सर्वर्स, ये बैड सर्वर है, ये बात में एक ना हेल्थ चेक हम यहाँ पे यूआरएल हम पॉइंट वो कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं एपीआई वगैरह, जो लोड बैलेंसर हिट करता रहता है और देखता रहता है कि इज़ इट हेल्दी, इज़ इट हेल्दी। ठीक है, वो बार बार चेक चलता है, जैसे ही अनहेल्दी होता है तो उसको फिर वो यहाँ से निकाल देता है। उसके बाद क्या होता है ना कि आप जनरली देखोगे हमेशा कहते हैं आपको ब्राउज़र में ना एच आपको डालना चाहिए। ठीक है, एच से क्या होता है कि जो जो भी डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है वेब सर्वर तक। ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म तक जाकर आता है वेब सर्वर तक, और वो एच स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू एच बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन रीजन्स। ठीक है, इसलिए वो स्लो होता है। तो अभी क्या है कि जब लोड बैलेंसर तक पहुंच गया ट्रैफिक, यहाँ पे पहुंच गया, इसके बाद हमें वो एच मतलब से इनक्रिप्शन वो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। इसके बाद तो वेब सर्वर आगे भी कॉल करेगा। ठीक है, अपना इंटरनल नेटवर्क में पहुंच गया, इंटरनल नेटवर्क में आप एच कॉल्स एक दूसरे को करो, एच क्यों ही करनी, सिक्योर कॉल्स क्यों ही करनी, वो तो इंटरनल है ना सारा डेटा, तो उससे स्पीड इंप्रूव होती है। ठीक है, तो इसलिए ये एसएसएल टर्मिनेशन के लिए भी काम आते हैं, मतलब एच टू एच कन्वर्ट कर देता है उसको, रिक्वेस्ट को। उसके बाद क्या है कि वेरियस वेज हैं ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जैसे मैं बताया था कि जो आपका लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर क्या क्राइटेरिया है, मतलब किस बेस पे एक रिक्वेस्ट आई तो किस बेस पे उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा, उसको कैसे पता चलेगा मुझे इस सर्वर को भेजना है या इस सर्वर को भेजना है या उस सर्वर को भेजना है। इसमें भी तो लॉजिक लिखना पड़ेगा ना लोड बैलेंसर में, कि ये लॉजिक लगाओ। तो ये सारे लॉजिक्स लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे लॉजिक्स लगा सकते हैं जो भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो पहला लॉजिक है राउंड रॉबिन की, एक एक करके उठा, पहली रिक्वेस्ट पहले सर्वर को, दूसरी रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर, तीसरे सर्वर को। अगला क्या हो गया कि जो रिक्वेस्ट है उसका हेडर देखे, जो कुकीज़ देखे, कुकीज़ में बहुत सारा डेटा होगा, डेटा को रीड करके उसके बिहाफ पे डिसीजन ले कि मतलब कौन से सर्वर पे जाना है। ठीक है, उसका हैश बना ले, हैश बना के देखे कि हाँ कि पहले सर्वर पे जाना है, दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, बेस्ड ऑन यूज़र आईडी। ठीक है, कि जो भी यूज़र आईडी हम बोला था ना कि एक यूज़र आईडी को एलोकेट कर दे कि ये सर्वर है तेरा। ठीक है, कि जैसे 100 यूज़र्स हैं उनके लिए पहला सर्वर, अगले 100 यूज़र्स हैं उनके लिए दूसरा सर्वर, बेस्ड ऑन यूज़र आईडी रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि जो सबसे लीस्ट बिजी सर्वर है उसको भेजता हूँ रिक्वेस्ट, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा, जो ऑलरेडी इतना लोडेड है उसको क्यों भेजना है, तो वो ये ट्रैक कर सकता है। तो अलग अलग वेज हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के ट्रैफिक को। उसके बाद अगला आता है टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर। दो टाइप के होते हैं लोड बैलेंसर, लेयर 4 लोड बैलेंसर, लेयर 7 लोड बैलेंसर। अब लेयर 4 और लेयर 7 क्या है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये लेयर 4 और लेयर 7 के बारे में, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, वो ऐसे ही मॉडल आपको करवाया था मैंने। ठीक है, उसमें क्या था कि लेयर 1 होती फिजिकल लेयर, लेयर 2 डेटा लिंक, लेयर 3 नेटवर्क लेयर, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट सेशन लेयर, 5 6 प्रेजेंटेशन लेयर, और लेयर 7 होती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लेयर 4 लोड बैलेंसिंग में मतलब कि 1 2 3 4 ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम क्या करते हैं, जो आईपी एड्रेसेस होते हैं और पोर्ट होते हैं। ठीक है, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, लोड बैलेंसर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट में उस रिक्वेस्ट के जो वो होते हैं, उस रिक्वेस्ट में काफ़ी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेसेस होता है, मैक एड्रेस होता है। ठीक है, काफ़ी पार्ट्स होते हैं, हेडर्स होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में किसकी बात हो रही होती है, उसमें बात हो रही होती है आईपी एड्रेसेस की। तो वो आईपी एड्रेस देखेगा, उसके बिहाफ पे डिसाइड करेगा कि इस रिक्वेस्ट को कौन से सर्वर पे जाना चाहिए। समझ आ गया कि वो आईपी एड्रेस के बेस पे डिसीजन लेगा। ऐसे जो लोड बैलेंसर उसको हम बोलते हैं लेयर 4 लोड बैलेंसर, कि ट्रांसपोर्ट लेयर तक ही उसको जाने की ज़रूरत है और उसी के बिहाफ पे आईपी एड्रेस या पोर्ट के बिहाफ पे डिसीजन ले लेगा कहाँ पे जाना है। और जो लेयर 7 लोड बैलेंसर है वो है एप्लीकेशन लेयर, मतलब कि वो क्या करेगा, वो हेडर्स में देखेगा। ठीक है, वो कुकीज़ में देखेगा, उसके बेस पे वो डिसाइड करेगा, मतलब कि उसके पास ज़्यादा डेटा देखने को। ठीक है, वो हेडर्स भी देख सकते हैं, कुकीज़ भी देख सकते हैं, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होते हैं ना, उस अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक करना होता है लोड बैलेंसिंग में, तब हम लेयर 7 लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम सिंपल लेयर 4 लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है लेयर 4 लोड बैलेंसर में, कि लेयर 4 लोड बैलेंसर ऑपरेट एट द नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, दे मेक राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सच एज आईपी एड्रेसेस एंड पोर्ट नंबर्स। समझ आ गया, वही बोला था, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के बेस पे डिसीजन लेते हैं। और लेयर 7 क्या है, ये लेयर 7 ओएसआई मॉडल का है, और इसको पता होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है। ठीक है, जैसे एच हेडर्स या कुकीज़ को रीड करके उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं वो।
ठीक है, और SSL टर्मिनेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे लेयर 7 लोड बैलेंसर। समझ आ गया आपको? तो ये कहानी थी पूरी लोड बैलेंसर की। अभी बात करते हैं प्रॉक्सी की। प्रॉक्सी क्या होती है? प्रॉक्सी दो टाइप की होती है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होती है? सिंपल है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से सुनना। फॉर जैसे आप एक क्लाइंट है, ठीक है, और ये वेब सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट मतलब ये नहीं कि अकेले कस्टमर ही हो गए। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो तब भी आप वहाँ पे अगर लैपटॉप में काम कर रहे हैं और किसी VPN के पीछे हैं या कुछ है, तो आप भी वो क्लाइंट हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड जब भी आपकी रिक्वेस्ट जाती है, ये इंटरनेट है, ठीक है, जब भी इंटरनेट को जाती है, इंटरनेट मतलब कि बाहर आपकी जो कंपनी है, कंपनी ने जो आपको स्पेस एलोकेट की हुई है IP एड्रेसेस की, उसके जो आपका एक प्राइवेट एड्रेस बना हुआ है उसके बाहर जाती है, आपके नेटवर्क से बाहर जाती है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट, ये उसको हम बोलते हैं पब्लिक, ठीक है, कि इंटर टू द इंटरनेट चली गई, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इंटरनेट और आपके जो क्लाइंट के बीच में एक सर्वर लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। अब ये तो पता चल गया कि ये बैठता कहाँ पे फॉरवर्ड प्रॉक्सी, ये इधर बैठेगा जब भी आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, हर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड प्रॉक्सी के थ्रू गो थ्रू होएगी, ठीक है। A forward proxy sits between client devices and the internet. It acts on behalf of the clients. इसमें क्या रहता है ना कि जैसे लेटर सपोज अगर आप डायरेक्ट इंटरनेट में जाओ तो आपकी इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है। अगर आप प्रॉक्सी के थ्रू जाओ तो आप एनोनिमस रह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। प्रॉक्सी के थ्रू जा रहे हो तो आप एनोनिमस रह रहे हो, राइट। क्योंकि इंटरनेट को क्या पता है, इंटरनेट को तो ये पता है कि अच्छा प्रॉक्सी ने रिक्वेस्ट की है मेरे को, बट असल में रिक्वेस्ट किसने की है? इस यूज़र ने, इस प्रॉक्सी के पीछे बैठ के, ठीक है। तो एनोनिमिटी इससे आती है। और इसमें हम फ़िल्टरिंग लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर ये यूज़र कुछ गलत चीज़, गलत वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, मत करने दो इसको, उस टाइप के हम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं इस यूज़र के ऊपर, प्रॉक्सीज के ऊपर। तो ये लिखा हुआ है कॉमन यूज सच एज कंटेंट फिल्टरिंग, एक्सेस कंट्रोल, bypassing network restrictions. They allow client to access the internet through a single point which can provide security and privacy benefit. Security और privacy आती है, anonymization आती है, क्योंकि बाहर क्या लगेगा कि प्रॉक्सी से आ रही है रिक्वेस्ट, बट असल से ये मार रहा है रिक्वेस्ट, ये मार रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है, समझ गए। आगे करते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी में क्या होता है कि आप बैठे हैं, ठीक है, आप लैपटॉप लेके बैठे हैं अपना, आप नॉर्मल एक यूज़र हैं, ठीक है, जो www.google.com चला रहा है। तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? इंटरनेट को, डायरेक्ट इंटरनेट को जा रही है। इंटरनेट को पता है कि आपने रिक्वेस्ट मारी है, ठीक है। उसके रिक्वेस्ट गई यहाँ पे इंटरनेट पे, और आप ये गूगल के सर्वर हैं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर तक नहीं पहुंची, उससे पहले गूगल जो कंपनी वाले क्या करते हैं, यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी लगा देते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू पास होके ही वेब सर्वर तक पहुंचेगी। अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाएं तो आपको समझ आ जाएगा कि जो रिवर्स प्रॉक्सी है वो क्यों लगाती है कोई भी कंपनी, ठीक है। आप अपने यूज़ केसेस ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, जब भी आपको ये देखना हो ना कि रिवर्स प्रॉक्सी की ज़रूरत क्या है, ठीक है, आप रिवर्स प्रॉक्सी हटा दो। आप डायरेक्ट देखो कि पब्लिक यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट आ रही है, और बीच में अगर हमने बीच में एक रिवर्स प्रॉक्सी लगा दी तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि ये मैंने इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। तो अगर आप इनपुट और आउटपुट डिसाइड कर ले तो आपको बीच में पता चल जाएगा कि रिवर्स प्रॉक्सी कर क्या रही होगी। मैं आपको समझाता हूँ क्या। तो जो रिवर्स प्रॉक्सी है, रिवर्स प्रॉक्सी ये तो समझ आ गया कि क्या कहाँ पे बैठती है, सिट्स बिटवीन क्लाइंट डिवाइसेस एंड द बैक एंड सर्वर्स। इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सर्वर रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, फॉरवर्डिंग देम थ्रू द अप्रोप्रिएट बैक एंड सर्वर। रिक्वेस्ट ली क्लाइंट से और फॉरवर्ड करते हैं उसके अप्रोप्रिएट सर्वर के। बट ये इसका वो नहीं है एडवांटेज क्या है ये? इट एनहांसेस सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस फॉर वेब एप्लीकेशन, ठीक है। सिक्योरिटी इंक्रीज कर रही है एक तो, ठीक है। सिक्योरिटी कैसे इंक्रीज कर रही है ये कि हमने एक्सपोज नहीं किया वेब सर्वर को, हमने इनको हम जो रिक्वेस्ट पहले कहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी में आई, ठीक है। रिवर्स प्रॉक्सी में हम फिल्टरिंग लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे, और रिवर्स प्रॉक्सी में मतलब जो एक्सपोज हुआ एंड पॉइंट वो रिवर्स प्रॉक्सी का हुआ, एक्चुअल वेब सर्वर का नहीं हुआ। तो इसलिए सिक्योरिटी आई। स्केलेबिलिटी कैसे आई? रिवर्स प्रॉक्सी को हम यूज़ भी कर सकते हैं कि राउट करने के लिए रिक्वेस्ट को, कि इस वेब सर्वर पे जाए या इस वेब सर्वर पे जाए, जैसे लोड बैलेंसर कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है इससे वेब एप्लीकेशंस की। तो ये क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं? SSL टर्मिनेशन जो लोड बैलेंसर भी कर रहा था, ये कैश भी करता है कि अगर यहाँ पे डेटा पड़ा है वेब सर्वर तक क्यों जाना,
वेब सर्वर यहीं से रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पे डेटा नहीं पड़ा तो वेब सर्वर तक जाएगा, वेब सर्वर से डेटा यहाँ पे स्टोर कर लेगा अपने पास और और डेटा दे देगा रिटर्न, सो दैट जब वो रिक्वेस्ट फिर से आए तो उसको वापस वेब सर्वर के पास ना जाना पड़े। अब रिवर्स प्रॉक्सी अपने ही सर्वर में देखे और उसको वापस दे दे, जो भी फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड रिक्वेस्ट है उसको कैश कर लेगा। समझ आ गया आपको रिवर्स प्रॉक्सी का? और एज अ फायरवॉल भी काम करता है रिवर्स प्रॉक्सी। उसके बाद अभी आप सोच रहे हैं कि रिवर्स प्रॉक्सी में काफ़ी बार बोला कि यार ये करते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर में क्या फ़र्क है? इसमें बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम डिफरेंस भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डिपेंड करता है आप एज अ डेवलपर आप इसको किस कैटेगरी में फिट करना चाहते हैं। बट आपको अगर मैं समझाऊँ कि लोड बैलेंसर क्या है, कि हम तब हमारे दिमाग में आता है जब हमें करते हैं कि हाँ यार मैंने ना काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं और मैंने जो रिक्वेस्ट है उसको बैलेंस करना है अक्रॉस मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है। तो तब मेरा दिमाग है लोड बैलेंसर में। रिवर्स प्रॉक्सी में ज़रूरी नहीं है कि मेरे को लोड बैलेंस ही करना है। अगर मेरे को लोड बैलेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, मेरे को बाकी सब फीचर्स चाहिए जो मैंने यहाँ पे फीचर्स बताए ना आपको, कैशिंग, एसएसएल टर्मिनेशन, सिक्योरिटी वगैरह, ये सब फीचर्स चाहिए तो मैं रिवर्स प्रॉक्सी के लिए यूज़ कर लूँगा। एक पीछे वेब सर्वर होगा। लोड बैलेंसर तभी यूज़ करते हैं मोस्टली जब मल्टीपल वेब सर्वर्स होते हैं पीछे। इसका एग्जाम्पल क्या है रिवर्स प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर की? NGINX और HA प्रॉक्सी। तो ये दोनों हैं, ये प्रॉक्सी भी सपोर्ट करते हैं और लोड बैलेंसिंग भी सपोर्ट करते हैं। और इनके ऊपर इतने अच्छे मतलब इनके अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखें NGINX की और HA प्रॉक्सी की, इतना अच्छा उन्होंने समझाया हुआ है ना यूज़ केस की क्यों हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करो और इंटरनली कैसे वर्क करता है ये NGINX और HA प्रॉक्सी। मैं रेकमेंड जरूर करूँगा, अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ इस पर मैं भी बना दूंगा, लेकिन डेफिनेटली आप पढ़ना जरूर। ये मैंने आपको लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे। HA प्रॉक्सी का लिंक ये वाला है, ये लेटेस्ट है 3.0, एंड NGINX का ये है, ठीक है, इनसाइड NGINX हाउ वी डिज़ाइन फॉर परफॉर्मेंस स्केल। ये दोनों आप जरूर पढ़ना। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने जो आपको बताया था ये अंडरस्टैंडिंग इनफ है, आपको इससे आगे नहीं पूछेंगे। बट अगर आपको खुद की कंपनी बनानी हो कभी, ठीक है, खुद सोचना हो यार मैं NGINX को कंपटीशन देना है या HA प्रॉक्सी को, जो कुछ नया आइडिया सोचना है NGINX में ऐसे क्या क्या ड्रॉबैक हैं, इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है NGINX को या HA प्रॉक्सी को, तो आप ये डेफिनेटली पढ़ना। उसके बाद क्या पता आप खुद की एक प्रोडक्ट बना लें, खुद का एक लोड बैलेंसर बना लें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।